अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में कुछ रूल्स है जो एप्लीकेबल हो जाता है, ऑटोमेटिक कुछ रूल्स है जो एप्लीकेबल हो जाता है। और ये रूल आपके क्वेश्चन में कहीं भी इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, मतलब कि यही वो रूल्स है जो आपके किसी भी चैप्टर में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। चाहे फंडामेंटल पढ़ रहे हो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ लो, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, अगर किसी भी चैप्टर को पढ़े और अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सपोज प्रॉफिट लॉस का बंटवारा कैसे करना है बोला नहीं, तो यही रूल लग जाएगा। सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको कोई रूल मालूम नहीं है, मतलब आपको याद रखना है कि यही वो रूल है जो ऑटोमेटिक आपके किसी भी चैप्टर के ऊपर जो है वो जाने अनजाने अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सबसे फर्स्ट आपसे कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, तो सभी पार्टनर के बीच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। किसी भी पार्टनर के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे किया जाएगा, बराबर बराबर किया जाएगा। अब कैपिटल चाहे इक्वल हो या अनइक्वल, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी हम लोग पढ़े थे कि देखो किसी फर्म में एबीसी पार्टनर है, इसका कैपिटल इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है। इसका कैपिटल 5-5 लाख भी हो सकता है या 5-4-3 भी हो सकता है। अगर 5-5 लाख है या 5-4-3 है, कुछ भी हो, कैपिटल इक्वल हो या अनइक्वल, प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा सभी पार्टनर के बीच क्या होगा, इक्वल होगा। कब? अगर डीड साइलेंट है तब, और अगर डीड है तो फिर हमको उसके डीड के अकॉर्डिंग चलना है। तो वही चीज आपको लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, है ना। कब? अगर उनका कैपिटल इररिस्पेक्टिव, अगर जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो पहला रूल हो गया। यानी फर्स्ट लॉ हमको क्या याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वल होगा, चाहे उनका कैपिटल इक्वल है तब भी, कैपिटल अनइक्वल है तब भी। तो ये पहला रूल हो गया इसके लिए। सेकंड आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको उसके कैपिटल के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलता है। कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में, फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके कैपिटल के साथ साथ उस कैपिटल में उसको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ उस कैपिटल पर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड हुआ है और पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन किया गया कि पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना, अगर ये प्रोविजन है तो मिलेगा, अदरवाइज किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। याद रहेगा, ठीक है ना। इस वजह से आप देख रहे होंगे लिखा होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज अ प्रोविजन, है ना। कह रहा कोई भी कैपिटल किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कहता है इफ देयर इज अ प्रोविजन, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेकंड लाइन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है आपको जो यहां से फंसाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कह रहा है इफ देयर इज अ प्रोविजन, पहले तो पहली लाइन में बोला देखो कि किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर डीड नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो काम तो यही खत्म हो गया। लेकिन कहता है लेकिन अगर प्रोविजन हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में देखो लिखा है इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर प्रोविजन डीड में है कि नहीं भाई कि हमको 10%, 5%, कुछ भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको देना पड़ेगा, अगर प्रोविजन हुआ है, तो कहता है ऐसी स्थिति में इट विल बी अलाउड, तो दिया जाएगा, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। मतलब हम इस टॉपिक में क्या समझे कि अगर पार्टनरशिप डीड हुआ है, सॉरी पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर डीड में मेंशन है
कि 10% 5% देना है, तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन देने से पहले ये देख लेना होगा कि उस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और डीड में अगर लिखा भी है तो नहीं देना। यानी लॉस के केस में डीड में लिखे होने के बावजूद भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाले ईयर में ही हम उसको दे सकते हैं। तो ये चीज याद रखना है यहां से। इसके बाद क्या है रूल, सैलरी टू अ पार्टनर। देखो सैलरी हो या कमीशन हो, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर कोई पार्टनर एक्टिव है, कोई पार्टनर स्लीपिंग है। अगर ए, बी और सी पार्टनर है, ए अगर ये एक्टिव पार्टनर है और ये लोग सब स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब पैसा लगाने वाले कौन लोग, सब लोग। लेकिन इस फर्म को एक्टिवली काम कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, ए। लेकिन जब साल के अंत में प्रॉफिट लॉस का बंटवारा आएगा तो प्रॉफिट लॉस सबको क्या होगा, इक्वल मिलेगा, और इसके काम का इसको कोई भी सैलरी, कोई मेहनत आना, कोई कमीशन इसको नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में इसको लॉस हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार इसको फिर फायदा क्या हुआ, इतना मेहनत किया, मैनेजमेंट किया, पैसा लगाया कौन, सब, प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा, सबको। लेकिन ये जो एफर्ट लगाया, ये जो मैनेजमेंट किया, इसके मैनेजमेंट के बदले में ना इसको कोई सैलरी मिलेगा, ना ही इसको कोई कमीशन मिलेगा। और अगर इसको इतना ही तकलीफ था तो अग्रीमेंट पहले कर लेना था। लेकिन अगर अग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर लॉ जब बनाते हो तो लॉ बनाते समय सिंपैथी नहीं देखा जाता है। लॉ किसी के लिए टफ होगा, किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, वही चीज यहां आप देख रहे होंगे। इसके बाद कहता आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट का बात बोल रहा है, लोन पर इंटरेस्ट। यहां आपको यह चीज ध्यान रखना है कि लोन पर इंटरेस्ट के लिए कुछ रूल्स है। देखिए कहता है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, यानी 6% पर एनम, मतलब क्या, साल में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब, अगर डीड साइलेंट है तो साल में 6%, डीड साइलेंट है तो साल में कितना, 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको याद हो रहा है। कब, कौन से सिचुएशन में, अगर फर्म को प्रॉफिट हो तब भी देना है, तब तो देना ही है, और इट में भी अगर लॉस हो जाए तब भी आपको इंटरेस्ट देना है। समझ में आ रहा बात। तो प्रॉफिट होगा और उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, आपका घट जाएगा, बाकी जो पैसा बचेगा पार्टनर उसको मिलकर बांटेगा। अगर लॉस हो गया तो पार्टनर क्या करता, बेयर करता, और लॉस के केस में भी आपको लाना है तो अब क्या होगा, लॉस बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले लॉस होता 100 रुपया तो पार्टनर बेयर करता, अब लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद लॉस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो अब क्या होगा, और इंटरेस्ट भरोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोन लिए हैं, अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट 6% के रेट से देना है साल में, और किस केस में, प्रॉफिट के केस में भी, लॉस के केस में भी। बस अंतर यह होगा कि प्रॉफिट अगर हुआ है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉफिट घट जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा बांट लेंगे। लॉस अगर हुआ फिर भी देना पड़ेगा तो लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले लॉस पार्टनर बांटता, अब ज्यादा लॉस बांटेगा। तो प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट को घटा देता है, और अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन लॉस को क्या करता है, बढ़ा देता है। बस इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये चीज देना ही है, तो ध्यान रखना कि कभी गलती से कंफ्यूजन ना हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर अग्रीमेंट हुआ तो देंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट वाले ईयर में। लेकिन लोन पर इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला गया, प्रॉफिट हो या लॉस हर हाल में आपको देना है। तो ये चीज दोनों में ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन होकर गलत ना हो जाए। इसके बाद कहता आपसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर का एडमिशन, किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन मिलेगा कब, जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री हो जाए तब।
देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन का एक फेवरेट क्वेश्चंस में से है कि ए बी और सी पार्टनर है। अगर तीनों में से हम बात कर रहे हैं डी की, अगर डी का एडमिशन करना चाहता है, इसमें ए अग्री है, बी अग्री है और सी अग्री नहीं है कि उसका एडमिशन किया जाए, तो क्या ऐसे में नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है? आप देखोगे दो कहता है हाँ, एक कहता है ना, तो क्या एक की वजह से उसका एडमिशन नहीं होगा? पक्का? हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक सारे पार्टनर सहमत ना हो जाए, सारे, यहां मेजॉरिटी से मतलब नहीं होता कि ज्यादा सहमत है एक नहीं है, एक हाँ या ना से मतलब ही नहीं है। जब सारे पार्टनर एक साथ सहमत हो तो एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं हो सकता। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी डिसीजन किसकी सहमति से होता है? तो पुराने जितने पार्टनर हैं उन सबकी सहमति से कोई भी डिसीजन होता है। यहां तो एडमिशन की बात हो रहा है, तो एडमिशन तो छोड़ो, कोई भी डिसीजन होगा तो किसकी सहमति से होगा? सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति से ही होगा। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। हो गया? इसके बाद 7 नंबर पॉइंट कहता है आपसे पार्टिसिपेशन ऑफ अ पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कौन पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है? एक्टिव कौन होगा, स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? अगर एक्स वाई जेड पार्टनर है और एक्स चाहता है, वाई भी चाहता है और जेड भी चाहता है कि हम बिजनेस को कंडक्ट करें, तो क्या कोई पार्टनर किसी को मना कर सकता है बिजनेस कंडक्ट करने से? है ना? अगर एक्स चाहता है कि काम हम करेंगे, मैनेजमेंट हम करें, वाई ना आए, वाई मेरे बिजनेस में एक्टिव ना रहे, वो मैनेजमेंट ना संभाले, वो मेरे मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट में हिस्सा ना ले, वो स्लीपिंग रहे, हो सकता है क्या? तो यही चीज देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, किसी दूसरे पार्टनर को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी को मना कर सके। हर पार्टनर अगर अपनी मर्जी से, उसे मर्जी है, इच्छा है कि हम अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे, तो वो उस बिजनेस को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है? इसके साथ साथ देखो क्या है, इंस्पेक्शन समझते हो? कह रहा है इंस्पेक्शन बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर को, दिख रहा होगा फिगर में आपको, हर एक पार्टनर को यह अधिकार है कि अपने फर्म को जांच सके, इंस्पेक्शन कर सके। जांच सके मतलब फर्म को कैसे जांचेगा? फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमको लगता है कि सेल बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल कम दिखाया गया, अगर हमको लगता है, तो हम क्या करेंगे? फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ साथ जो फर्म का अकाउंटेंट होगा, जो अकाउंट्स मैनेजर होंगे, हम उससे फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट का हम क्या कर सकते हैं? कॉपी भी मांग सकते हैं। सपोज कीजिए हम अकाउंट्स जानते हैं, हम देखना जानते हैं, तो हम फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट खुद ही देख लेंगे, जहां हमको डाउट होगा हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन इट में भी हमको अकाउंट्स का साउंड नॉलेज भी नहीं है, हमको कुछ आता ही नहीं देखने, तो हम क्या करेंगे? फर्म से एक बुक्स ऑफ अकाउंट का कॉपी डिमांड करेंगे और उस कॉपी को लेकर के हम जहां मर्जी हो जाके जिसको दिखवाना दिखा सकते हैं। क्या मना कर सकता है कोई पार्टनर? क्या? क्योंकि आप पार्टनर हो, आप क्रेडिटर नहीं हो, आप बैंक नहीं है, मेरे महाजन नहीं, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार नहीं है, आप बिजनेस के कौन हो गए? पार्टनर है। तो ऐसे में आपका ये अधिकार हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये चीज हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये वो टॉपिक है जो हम लोगों को पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के केस में पढ़ना था। जैसे ही पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गया, चलो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका क्या पढ़ना है? फॉर्मेट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे तैयार करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब कभी भी बनाइए, तो पहले यह समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसको कैसे बनाना पड़ता है। इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, उसके क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं,
इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब कभी भी आप बनाओगे तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके होंगे तब। क्लास 11 में हम क्या बनाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्लास 11 में हम इस तरह से पहले बनाते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता चलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता था और इसी ग्रॉस प्रॉफिट से फिर ये पीएल अकाउंट होता था, तो यहां क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। देखो, जब हम क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़ चुके तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का रिजल्ट के रूप में हमारे पास क्या हुआ होगा कि नेट प्रॉफिट आ चुका है। ये नेट प्रॉफिट कब आया होगा? यहां लिखे होंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर सेल, फिर इस सबको माइनस किए तो क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर लिए थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे हम सबको क्या किए थे? उसको घटा दी। मतलब आप ये कह सकते हो कि सेल में से जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, मतलब फैक्ट्री और ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्च है आप उन सबको क्या कर चुके? माइनस कर चुके। किसमें से? सेल में से। यानी इस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब है कि आपने सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया, इक्वल टू क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट आया होगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया, क्या इस नेट प्रॉफिट में आप सैलरी दोगे स्टाफ को? कमीशन दोगे मैनेजर को? वेजेस देना है? मकान मालिक को किराया देना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट कब आया होगा? जब सारा खर्चा हम पे कर दिए, एक भी पैसा किसी का उधार बाकी नहीं है, सारा खर्चा हम पे कर चुके, उसके बाद मेरे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। समझ रहे हो बात? यानी नेट प्रॉफिट तब आया होगा जब हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके होंगे, तब ये नेट प्रॉफिट आया। अब इसी नेट प्रॉफिट को अब हमको ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, इसके अंदर हमको इसी नेट प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी जैसे ही आपसे कोई कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं? क्या रीजन है इसको तैयार करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी पूछा क्यों बनाते हो, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल चुका है। उसी नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच हम चाहते हैं कि उसको क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट हम तैयार करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। याद हो गया है ना? नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया गया, क्या हो गया? वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया यार। अब देखो, क्या प्रॉफिट आया और उसको पार्टनर को बांट दे? पहले क्या करोगे? सपोज कीजिए ये मेरे हाथ में प्रॉफिट हो गया, इसी प्रॉफिट को क्या करोगे? इसी प्रॉफिट में से जो पैसा पार्टनर को देना है पहले उसको पे करो। जैसे प्रॉफिट हुआ था, इसमें से अगर पार्टनर को सैलरी देना है, कोई पार्टनर अगर एक्टिव है तो पहले इसमें से आपको क्या करना होगा? उसको सैलरी दे देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट थोड़ा क्या हुआ? कम हुआ। इसी प्रॉफिट में से अगर किसी को कमीशन देना है, दे दिए, थोड़ा कम हो गया। और इसी में से हमको लगता है कि भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचाना भी जरूरी है, तो हम इसी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत क्या कर लिए? रिजर्व भी कर लिए। अब तो किसी को नहीं देना है। अब जो बच गया, जो भी बच गया, अब उस पैसे को आपस में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यही चीज है, यही काम करना है, लेकिन हमको कैसे करना है? अकाउंट पे करना, अकाउंट बना के दिखाना, उसी को अकाउंट में प्रेजेंटेशन करना है। तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाओगे तो सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में, इस साइड में, यहां पर
क्या लिखेंगे आप? बाई पीएल अकाउंट। बाई पीएल का मतलब कि यहां क्या लिखोगे? प्रॉफिट लिखोगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप यहां लिख रहे हैं बाई पीएल मतलब क्या? प्रॉफिट, तो उसको इनर कॉलम में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा आइटम आपके क्वेश्चन में है जो एप्रोप्रिएशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं है मतलब वो एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी टू मैनेजर, कमीशन टू सेल्समैन, या मकान मालिक का किराया, या इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह का आइटम जिसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता। हम बार बार बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लिखोगे। अगर इस प्रॉफिट में किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस बचा हुआ है, इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट दिया वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो रॉन्ग नेट प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इस साल मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, लेकिन 20,000 मकान मालिक का किराया अभी बाकी है, तो क्या ये प्रॉफिट 1 लाख सही है? तो 1 लाख की प्रॉफिट में पहले 20,000 मकान मालिक का किराया क्या करोगे? पे करोगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वही ना नेट प्रॉफिट है। इसलिए हम आपको बोले कि आपके क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और इस नेट प्रॉफिट के साथ किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो अदर देन पार्टनर है, अगर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो अदर देन पार्टनर है, पहले उसको डायरेक्टली आप यहां से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो किसी भी तरह का एक्सपेंसेस अगर है तो आप उसको माइनस करके जो पैसा बचेगा आप उसको फाइनली यहां क्या करोगे? नोट कर लोगे। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कोई भी एक्सपेंसेस जो अदर देन पार्टनर है, बस इतने ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपेंसेस। बस इसमें ये याद रखने वाला चीज है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसी में शामिल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी एप्रोप्रिएशन समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि पार्टनर ने ही तो लोन दिया है। पार्टनर अगर फर्म को लोन दे दे तो उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट नहीं किया जाता, उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। क्यों? आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे, आपके पिताजी को अगर घर पर जरूरत है पैसे का, आपके घर में अगर पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपको आपके पिताजी को क्या करना था? मदद करना था। लेकिन उस समय आप अपने पिताजी को कहते हो कि लीजिए मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, लोन ले लीजिए मेरे से, तो तुम कैसा नालायक बेटा हो। समझ रहे हो बात ना? तो फर्म भी वैसे ही है। फर्म को कैपिटल का जरूरत है तो तुम एडिशनल कैपिटल लगाओ। तो यहां तुम फर्म को लोन दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुमको क्या करेगा? कि पार्टनर ट्रीट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। तो इस वजह से हम उसको मतलब याद रखने के लिए जस्ट आप ये कह सकते हो कि हमको लोन का इंटरेस्ट उसको एप्रोप्रिएशन नहीं मानना है, उसको एक्सपेंसेस मानना है। तो हम माइनस कर देंगे। सैलरी हो माइनस कर दो, कमीशन हो माइनस कर दो, रेंट हो, बिजली बिल हो, टेलीफोन बिल हो, किसी भी तरह के तो उसको डायरेक्टली क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। अब इस प्रॉफिट को इंक्रीज अगर करोगे, किसी भी वजह से ये प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है तो उसको क्रेडिट साइड, और किसी भी वजह से ये प्रॉफिट अगर घट जाता है तो उसको कहां लिखोगे? डेबिट साइड। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम फर्म और आप पार्टनर, हम फर्म और आप मेरे पार्टनर, आपसे जो पैसा हमको मिलेगा उसको कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो मेरी प्रॉफिट को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा बात? आपसे जो पैसा मिलेगा तो आपसे अगर पैसा मिल रहा है हमको, आप मेरे पार्टनर हो, आपसे जो पैसा मिल रहा है तो मेरी प्रॉफिट को वो क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है, तो उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। और कोई भी एक्सपेंसेस जो हम यानी फर्म किसको? आपको यानी किसको? पार्टनर को पे कर रहा है, यानी हम फर्म और आप मेरे पार्टनर, तो जो पेमेंट हम आपको पे कर रहे हैं वो पैसा, वो एक्सपेंसेस कहां लिखोगे? लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा इनकम जो पार्टनर से हो रहा है और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो पार्टनर को हम कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस को ही हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। अदर देन पार्टनर कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई भी इनकम लिख देना यहां पे उठा के, बोलेगा इंटरेस्ट रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो ऐसा चीज यहां मत लिख दीजिएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ हम बात बता रहे हैं आपको कि सिर्फ हम फर्म, आप मेरे पार्टनर, तो जो पैसा आपसे हमको मिल रहा है वो यहां,
और जो पैसा हम आपको पे कर रहे हैं वो यहां लिखोगे। अदर देन पार्टनर एक भी आइटम ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, उसको इग्नोर करिएगा। अब आपसे फर्म को इंटरेस्ट मिलता है ड्राइंग्स पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए क्या है? इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट में लिखोगे। क्या फर्म को और कोई इनकम होता है क्या? तो फर्म का कोई और इनकम तो है नहीं, तो इग्नोर करोगे, और कुछ होता नहीं। तो प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद ये जो आइटम कहलाएगा क्या कहलाएगा? टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट हो गया। इसी टोटल प्रॉफिट को आप डेबिट साइड में लिखोगे और इस प्रॉफिट में से एक एक करके सारा खर्चा बारी बारी से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो इस प्रॉफिट में एक एक करके माइनस करने के लिए तुम्हारे पास मिलेगा सबसे पहले क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लोगे। इसके बाद सैलरी टू कौन? पार्टनर, अदर देन पार्टनर ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या दे सकते हैं उसको? कमीशन, लेकिन किसको? पार्टनर्स का कमीशन हो सकता है, अदर देन पार्टनर कोई भी कमीशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत आप रिजर्व भी कर सकते हो, रिजर्व कर लिए। क्या और कुछ बचा? तो अब इस टोटल प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस किए, और जो भी प्रॉफिट लॉस बचकर बैलेंसिंग फिगर में आएगा, कुछ तो आएगा ना। अगर इधर बच रहा मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और अगर उल्टा बचता तो क्या होता? लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता। तो जो भी बचा उसको क्या लिखोगे? टू, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। सपोज कि ए और बी और सी पार्टनर है, तो इन तीनों के बीच ये जो प्रॉफिट लॉस है उसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो अगर आपके क्वेश्चन में पीएल रेशियो दिया हुआ है तो प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और इट में बी अगर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तभी हम लोग ऊपर पढ़े, तो उस केस में कैसे बांटोगे? इक्वल। तो दो पार्टनर में इक्वल का मतलब होता है 1:1, और तीन पार्टनर में इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1:1। यानी दो में इक्वल मतलब 1/2, तीन में इक्वल का मतलब 1/3, चार में इक्वल का मतलब 1/4। जैसे भी बांटना है आप इस तीनों को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इस तरह से हम लोग का कौन सा अकाउंट बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोगों को एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम कैसे बनाते हैं। याद है? अच्छा, क्या नाम था इसका? काहे बोले? हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो फोकस कीजिएगा कि कैपिटल अकाउंट, पहले दिमाग में रख लो कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। एक होता है कैपिटल को फिक्स रखना है, दूसरा कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि फिक्स रखना है या फ्लक्चुएटिंग तो कोई बात ही नहीं है। इट मे बी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैपिटल को फिक्स रखना है कि फ्लक्चुएटिंग, तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। दोबारा बोल रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका कैपिटल कौन सा है? फिक्स्ड है। और आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा कितना? दो अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। और अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है और कुछ नहीं बोला तो मतलब कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। कोई जरूरत नहीं फिर आपको करंट अकाउंट बनाने का, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया हिंट। और इसके अलावे अगर क्वेश्चन कह दे तब तो क्वेश्चन के साथ ही चलना है, फिर तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए, अगर आपका कैपिटल फिक्स है
तो कैपिटल अगर फिक्स है तो उस केस में हम अकाउंट तैयार करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और वहीं दूसरा तैयार करेंगे कौन सा, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय इस बात को पहले देख लेना है क्वेश्चन पढ़कर कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 2 या 3, पहले हमको देख लेना है इस चीज को। अगर पार्टनर 2 है तो एक्स और वाई या जो भी आपके पास नाम लिखा होगा, कहीं ना कहीं हम भी वही नाम मेंशन करेंगे। तो उस केस में हम देखते हैं थोड़ा सा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो और करंट अकाउंट कैसे बनाते हो। सबसे पहले अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स के केस में, तो आप यहां सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल सबसे पहले लिखोगे। एक्स का कैपिटल एक्स में, वाई का कैपिटल वाई में। क्यों लिख रहे हैं इसको क्रेडिट साइड? कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का बैलेंस कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसलिए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसके साथ साथ आप यहां लिखोगे बाई कैश या बैंक। कब? अगर आप ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि एंट्री क्या होता होगा, एडिशनल कैपिटल का। अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो तो फर्म में क्या आया होगा, पैसा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल बनाओगे तो ऑब्वियसली लिखना होगा बाई कैश या बैंक। तो हम लिख दिए एडिशनल कैपिटल को बाई कैश या बैंक, हो गया। इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। इसके क्रेडिट साइड में हम और कोई भी चीज मेंशन नहीं करते, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग, खत्म। अब इसके डेबिट साइड में इसी अमाउंट को उठाकर आप यहां लाएंगे। अब इसके डेबिट साइड में हम कौन कौन सा आइटम चार्ज करते हैं, तो इस साइड में लिखोगे टू कैश या बैंक, मतलब क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जब आप पढ़ोगे तो हम पहले भी देख चुके हैं कि देखो ड्राइंग्स हमेशा 2 तरह का होता है। एक ड्राइंग्स होता है आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा ड्राइंग्स होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। 2 तरह का ड्राइंग्स होता है ना। तो यहां अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्राइंग्स कौन सा वाला, आउट ऑफ कैपिटल वाला, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, कहां से, कैपिटल से। तो ऑब्वियसली कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। जो पैसा आप लगाए थे उसी में से निकाले तो कैपिटल घटेगा कि नहीं घटेगा, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। तो ड्राइंग्स आपको लिखना है, लेकिन याद रहे कि क्वेश्चन पढ़कर देखना, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तब आपको उस केस में यहां लिखना है। तो अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो उसको यहां लिख दो। इसके बाद क्या और कोई आइटम, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा रहे तब भी, और साथ साथ याद रखिएगा कि परमानेंट ड्राइंग्स लिखा रहेगा तब भी, क्योंकि परमानेंट ड्राइंग्स का मतलब ही होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ही वो बोल रहा है, इस वजह से। अब इसको अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। जो पैसा बैलेंसिंग फिगर में बच गया उस पैसे को यहां क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। और टू बैलेंस सीडी का मतलब कि ये वाला क्या हो जाता है, इसका क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है। उस क्लोजिंग कैपिटल को यहां लिख करके छोड़ दीजिएगा। अब बात रहा इंटरेस्ट कहां लिखेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट का क्या करना है, तो इंटरेस्ट को उठा करके आप ट्रांसफर कर दीजिएगा कौन से वाले अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब यानी कैपिटल यहां, इंटरेस्ट कहां, करंट अकाउंट में, ठीक है। अब देखो ये तो अभी का हो गया। अब जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपको और भी कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब करंट अकाउंट बनाते समय देखो क्या क्या ध्यान रखना है। ये भी सपोज करो एक्स और वाई होगा, यहां पे आप है ना पार्टिकुलर्स, ये क्रेडिट, ये भी पार्टिकुलर्स, ये डेबिट, डेट का कॉलम होता नहीं है, छोड़ दो। अब देखो करंट अकाउंट बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है। जब आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले यहां लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी, मतलब ये क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इधर लिख लोगे।
कभी कभी याद रखिएगा आपको यहां भी लिखना पड़ सकता है टू बैलेंस BD, और ये भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है। कैपिटल आप ओवरड्रॉन नहीं कर सकते। अगर बिजनेस में 5 लाख लगाए 8 लाख निकाल लो, ऐसा देगा कोई परमिशन तुमको? तो कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए आप इस अकाउंट में देखे होंगे कि कैपिटल का बैलेंस हम कहां लिखे थे? क्रेडिट साइड में। लेकिन जैसे ही आप करंट अकाउंट में जाते हो, तो करंट अकाउंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दिया होता था। उस क्वेश्चन में आप देखिएगा गौर से, करंट अकाउंट कभी आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में नजर आएगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस कभी लायबिलिटी साइड भी नजर आएगा। अगर सपोज करो एक्स वाई और जेड पार्टनर है ना, तो एक्स वाई का बैलेंस करंट अकाउंट का असेट साइड दिखेगा, तो जेड वाले का लायबिलिटी साइड भी दिखता था। कभी देखिएगा आप, कभी गौर करके, अगर नहीं देखे थे तो नोटिस कीजिएगा इस बात के बारे में कि करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट बना दिया, सपोज करो कि अगर क्वेश्चन में अगर ये बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट में एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस आपको इस साइड देगा, लायबिलिटी साइड, जबकि जेड का करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कौन सी साइड दे देगा? मतलब कुछ पार्टनर का बैलेंस इधर भी हो सकता है, कुछ पार्टनर का बैलेंस क्या हो सकता है? इस साइड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ओवरड्रॉन हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब करंट अकाउंट बनाओगे ना, तो करंट अकाउंट में बैलेंस इधर भी हो सकता है, करंट अकाउंट में बैलेंस इधर भी हो सकता है। अब डिपेंड होता है कि कब। तो ध्यान रखिएगा, अगर करंट अकाउंट मेरे क्वेश्चन में, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर मेरे क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड है, तो करंट अकाउंट में ये कौन सी साइड जाएगा? तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस मेरे असेट साइड में दिया हुआ है, तो वो करंट अकाउंट में पोस्ट कहां करोगे उसको? तो उस केस में उसको डेबिट साइड पोस्ट करो। अब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो तुमको तो दोनों तरफ से ना पढ़ना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट यानी क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस किसी भी पार्टनर का लायबिलिटी साइड है, तो कैपिटल करंट अकाउंट में कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। और अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट में वो किधर जाएगा? यानी वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। इस वजह से हम आपको बोले कि अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो, तो करंट अकाउंट बनाते समय आपको याद रखना है कि ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। यानी ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड दिखे तो यहां पोस्ट कर देना, और अगर असेट साइड में दिख जाए तो उसको इस साइड में पोस्ट कर देना। आ रहा समझ में? अच्छा, इसके साथ साथ अब कौन सा आइटम होगा? तो इस साइड में अब आप लिखोगे क्या? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर का भी होगा। फिर यहां क्या लिखोगे? सैलरी टू पार्टनर, जिस पार्टनर का होगा। और क्या लिखोगे? कमीशन, जिस पार्टनर का होगा। अगर किसी तरह का रिजर्व है तो लिखोगे। और फाइनली, है ना? अच्छा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा, तो आप उसको यहां लिखोगे। फाइनली ये वो आइटम है जो मेरे करंट अकाउंट के बैलेंस को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। तो हम इन सब को क्या किए? क्रेडिट लिखे। यानी आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज होने वाला आइटम पार्टनर करंट अकाउंट के कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट वाला आइटम सारा ट्रांसफर कहां होगा? पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। शॉर्टकट तरीका होगा मेरे लिए। और पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट वाला आइटम यहां अब ट्रांसफर कौन सी साइड हो जाएगा? डेबिट साइड हो जाएगा। तो अब आप यहां ट्रांसफर कर सकते हो डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स, ये भी लिखोगे। और ड्रॉइंग्स के साथ साथ इस पर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी। यानी ड्रॉइंग्स भी लिखना है और उस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट भी लिखना है, दोनों को लिखोगे। अच्छा, ये वाला जो ड्रॉइंग्स है
ये कौन सा वाला ड्राइंग्स होगा, प्रॉफिट की कैपिटल। तो यहां जो ड्राइंग्स लिख रहे हो आपको याद रखना है आउट ऑफ कौन सा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल तो हम ऑलरेडी वहां लिख चुके हैं। यानी करंट अकाउंट बनाओगे तो इसको याद रखने का तरीका क्या, देखो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का आइटम इस अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट वाला आइटम इस अकाउंट में डेबिट साइड। सेम छाप दो उठा के। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या रहेगा, याद रखिएगा, यहां पर ड्राइंग्स भी लिखोगे और उसका इंटरेस्ट भी लिखो। तो ये ड्राइंग्स ध्यान रखिएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं होता, लेकिन यहां लिखना पड़ता है। लेकिन ड्राइंग्स कौन सा वाला लिखोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला होना चाहिए। अब फाइनली इस अकाउंट को लास्टली आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब जो भी पैसा बच जाएगा, जो भी पैसा बचा तो बैलेंसिंग फिगर होगा, तो ये अमाउंट बच गया, तो जो भी पैसा बचा उसको क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। सीडी अब ध्यान रखिएगा, एक पार्टनर का सीडी डेबिट हो सकता है, तो किसी पार्टनर का सीडी क्या हो सकता है, क्रेडिट। दोनों पार्टनर का डेबिट हो सकता है, दोनों का क्रेडिट हो सकता है, एक का डेबिट हो सकता है, एक का क्रेडिट हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि ओपनिंग बैलेंस किसका कैसा है।